फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारे विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया था, गतिविधियों पर लागू होंगी। इसके आगे का हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय अनक्लोज है, जिसे प्राय महासागर है उनका संविधान कहा जाता है। समुद्रों और महासागर है उनके उपयोग को नियंत्रित करने वाली प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये इसी वर्ष 1982 उसमें अपनाया गया था और ये 1994 में लागू हुई थी। सदस्य देश की बात करें तो अब तक भारत सहित 171 सदस्य देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। हाल ही में 20 सितंबर 2025 को जो किर्गिस्तान है उसने भी इसका अनुसमर्थन किया। समुद्री क्षेत्र देख लेते हैं तो प्रादेशिक समुद्र, इसका कितना रेंज है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील एनएम तक तटीय राज्य की पूर्ण संप्रभुता होती है इसके इतने एरिया पर। फिर है सन्निहित क्षेत्र, तो ये कितना है? 24 समुद्री मील तक। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? सीमा शुल्क, आव्रजन, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए इसमें प्रवर्तन अधिकार होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड, तो ये कितनी रेंज है? 200 समुद्री मील तक। इसमें जो समुद्री संसाधन है उसके अन्वेषण और उपयोग के लिए संप्रभु अधिकार होता है। उच्च समुद्र, तो ये क्या है? राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे का ये क्षेत्र होता है, वो उच्च समुद्री क्षेत्र होता है। इसमें क्या क्या होता है? नौवहन, उड़ान, मत्स्य अनुसंधान है उसकी इसमें स्वतंत्रता होती है। ये सब कर सकते हैं देशवासी। गहरे समुद्र तल पर खनन, डीप सी सीप्ड माइनिंग, तो जो राष्ट्रीय अधिकार है क्षेत्र से परे समुद्री तल है उसको मानव जाति की साझा विरासत माना गया है, जिसका प्रबंधन है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी उसके द्वारा किया जाता है। विवाद निवारण, तो संधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण है ITLOS जैसे तंत्र उनकी स्थापना की गई है, जो समुद्री विवाद है उनके समाधान है उसके लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है महासागर और हवाई क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र की कानूनी सीमाएं क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा था प्रादेशिक समुद्र, तो ये क्या था? आधार रेखा से 12 समुद्री मील एनएम न्यूटिकल माइल्स तक। तो ये हमारी दे रखी है बेस लाइन, तो यहाँ से ये हमारा इतना एरिया है बेस लाइन से ये 12 एनएम तक, तो ये प्रादेशिक समुद्र हो गया। फिर है सेकंड सन्निहित क्षेत्र, ये कितना है? 24 समुद्री मील तक। तो ये इस वाली लाइन से यहाँ तक का 12 ये वाला और 12 ये 24 तक का यहाँ तक का हो गया सन्निहित क्षेत्र। ये है हमारा 24 हो रहा है यहाँ पे, 12 + 12 24। फिर थर्ड है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ 200 समुद्री मील तक। तो ये बेस लाइन है, इससे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा पूरा 200 नॉटिकल मील हो गया। ये हो गया हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब ये जो यहाँ तक के 12 मील तक का है, तो इसमें क्या होता है? जो तटीय राज्य है उसकी पूर्ण संप्रभुता होती है, और जो यहाँ से ये यहाँ तक का था 24, तो इसमें क्या कर सकते हैं? जो तटीय राज्य होते हैं उसका सीमा शुल्क है, आव्रजन, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए उनके पास प्रवर्तन अधिकार होते हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक का 200 का था नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, तो इसमें क्या होता है? समुद्री संसाधन के अन्वेषण और उसके उपयोग के लिए यहाँ पे संप्रभुता का अधिकार होता है। फिर हमारा जो उच्च समुद्र है इसमें तो है ही कि नौवहन, उड़ान, मत्स्य अनुसंधान है इसकी स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आर्द्रभूमि, उस पर रामसर कन्वेंशन। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो जो रामसर कन्वेंशन का पक्षकारों के 15वें सम्मेलन COP15 ये विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा थीम के साथ आयोजित किया गया था। तो इसकी थीम याद रखनी है, हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्रभूमि है उनकी सुरक्षा। ये थीम है हमारी COP15 की। रामसर अभिसमय या आर्द्रभूमियों पर अभिसमय, तो ये आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। विवेकपूर्ण उपयोग का अर्थ क्या है? तो संधारणीय विकास के संदर्भ में पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए आर्द्रभूमि है उनके
पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखना। बात करें उत्पत्ति की तो 1971 में ईरान के रामसर में अपनाई गई और 1975 में ये प्रभाव में आई। सदस्य तो 172 सदस्य हैं। और भारत की बात करें कब शामिल हुआ, तो वो 1982 में शामिल हुआ था। अनुबंधित पक्षकारों के उत्तरदायित्व तो क्या क्या है, राष्ट्रीय योजनाओं, विधायी उपायों, प्रबंधन कार्यवाहियों और जन जागरूकता के माध्यम से विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसके अनुबंध हैं, उत्तरदायित्व हैं। रामसर अभिसमय के अंतर्गत तंत्र, रामसर सूची, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची। तो यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क है। रामसर सूची में शामिल होने के लिए आर्द्रभूमि को रामसर कन्वेंशन के तहत जो 9 मानदंड दिए गए हैं, उनमें से कम एक मानदंड है उसको पूरा करना जरूरी है। इन मानदंड है, इनमें प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक वेटलैंड प्रकार का प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण होना, सुभेद्य, संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी समुदायों को सहायता प्रदान करना, जैविक विविधता उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों और या जानवरों की प्रजाति है, उनकी आबादी का समर्थन करना आदि शामिल है। सूची में शामिल वेटलैंड्स है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर नई मान्यता मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे अधिक जो रामसर स्थलों वाला देश है वो कौन सा है, वो है यूनाइटेड किंगडम। और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है रियो नेग्रो, ब्राजील में, 1,20,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में कितने हैं, तो 96 रामसर स्थल हैं और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, एशिया में है। मॉनिटरी रिकॉर्ड, तो ये उन रामसर आर्द्रभूमियों की सूची है जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। भारत में स्थल तो कौन कौन से हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और लोकटक झील है वो मणिपुर में है। ओडिशा की चिल्का झील है, उसको सफल संरक्षण प्रयास है उनके बाद इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन WCA, तो यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमि है उनको संरक्षित करने वाले शहरों के अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सकारात्मक प्रचार प्राप्त होता है। 2015 में उरुग्वे है, इसने रामसर कन्वेंशन के COP12 है उसमें अनुमोदित हुआ था। 6 वर्षों के लिए मान्य 6 मानदंड उनको पूरा करने पर नवीकरण किया जाता है। COP15 है, इसके अन्य आउटकम देख लेते हैं। तो आउटकम या पहल कौन कौन सा है, विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र को अपनाना। तो इसके तहत जो आर्द्रभूमि है उनकी पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिकाएं हैं उनको मान्यता दी गई है। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी शमन और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में योगदान में उनके महत्व को उजागर किया गया है। 5वीं रणनीतिक योजना 2025 से 30, तो बात करें इसके उद्देश्य की, तो सदस्य देशों में आर्द्रभूमि है उनको होने वाली क्षति को रोकना और उसका पुनरुद्धार करना है। भारतीय बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल रणनीतिक योजना 2025-30 का शुभारंभ। तो उद्देश्य क्या है, रामसर कन्वेंशन की रणनीतिक योजना के उद्देश्यों के क्रियान्वयन को समर्थन देना। सचिवालय की बात करें तो क्या है, IUCN के बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा समर्थित है। ये ब्रिज का लक्ष्य साझा जल संसाधन का संधारण विकास करना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और सीमाओं के पार शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना है। सदस्य राष्ट्र की बात करें कौन कौन सा है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब इसके सदस्य राष्ट्र हैं। ब्रिज कार्यक्रम का शुभारंभ जो लैंगिक समावेशन है और महिला नेतृत्व है उस पर आधारित अनुदान के तहत इसका शुभारंभ हुआ है। फ्रेश वाटर चैलेंज, तो यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। वैश्विक जलीय पक्षी अनुमान साझेदारी GWEP की स्थापना का समर्थन, तो GWEP को रामसर कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया है। यह डेटा स्रोत है उनको एकीकृत एवं निगरानी क्षमता का निर्माण करता है तथा जलीय पक्षी हैं उनकी आबादी में आने वाली गिरावट और आर्द्रभूमि क्षरण है उसको रोकने के लिए संरक्षण संबंधी समझौते के लिए जानकारी प्रदान करता है। भारत का योगदान तो क्या क्या है,
भारत द्वारा आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ये जो प्रस्ताव मिशन लाइफ है इसके अनुरूप है और इसे स्वीकार करके पारित कर दिया गया है। ये प्रस्ताव आर्द्र भूमियों के संरक्षण में सहायता प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर पर्यावरण हितैषी व्यवहार है उसको प्रोत्साहित करता है। 2025-28 त्रैवार्षिक अवधि है। इसके लिए दक्षिण एशिया के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत को स्थायी समिति का सदस्य चुना गया है। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन में सम्मानित किया गया है। इंदौर तो सिरपुर झील जो रामसर स्थल है उसको विशाल संस्था में जल पक्षियों को आश्रय देने के लिए मान्यता मिली है और इस एक पक्षी अभयारण्य है उसके रूप में इसका विकास किया जा रहा है। उदयपुर तो ये शहर 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों कौन कौन सी पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई है उससे घिरा हुआ है। नेक्स्ट है भारत में नए रामसर स्थल। तो कौन कौन सी नए रामसर साइट्स कौन सी है? खीचन रामसर स्थल है राजस्थान में। सिलीसियर झील है ये भी राजस्थान में है। उदयपुर झील है ये बिहार में है। मेनार रामसर स्थल कॉम्प्लेक्स ये राजस्थान में है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है। गोकुल जलाशय ये बिहार में है और मोगावील झील है ये भी बिहार में है। तो फर्स्ट देखते हैं खीचन आर्द्र भूमि राजस्थान। तो अब स्थिति क्या है? उत्तरी थर रेगिस्तान, फलोद जिला राजस्थान में। इसमें 2 जल निकाय कौन कौन सा? रातड़ी नदी और विजय सागर तालाब नदी तटीय परावास एवं झाड़ीदार भूमि शामिल है। इस स्थल पर शीतकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी डेमोसिल क्रेन एंथ्रोपॉइड्स वर्ग आते हैं। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स राजस्थान। तो इसकी अब स्थिति देख लेते हैं। मेनार और खेरोदा गांव उदयपुर जिला राजस्थान। ये 3 तालाबों कौन कौन सा? ब्रह्म तालाब, धान तालाब और खेरोदा तालाब इससे बना ताजे जल का मानसूनी आर्द्र भूमि परिसर है। यहाँ जो पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियों में क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्वेत पुट्टे वाला गिद्ध, जिप्स बेंगालेंसिस और लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिप्स इंडिक्स हैं। सिलेसियड झील राजस्थान। तो इसकी अवस्थिति क्या है? राजस्थान के अलवर जिले के पैदपुर में यह अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यह सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है इसके बफर्स क्षेत्र में स्थित है। यह एक कृत्रिम मतलब मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। इसका निर्माण 1845 ईस्वी में जो महाराजा विनय सिंह है इनके द्वारा रोपरेल नदी है इसकी एक सहायक जलधारा पर बांध मतलब बंद बनाकर किया गया था। गोकुल जलाशय बिहार। तो इसकी अब स्थिति है बक्सर जिले में। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित ये एक गोकुल झील है। काले हिरण का यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्यावास है। उदयपुर झील बिहार। तो इसकी अब स्थिति है पश्चिम चंपारण जिला। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य से घिरी गोकुल झील है। कई प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन आश्रय स्थल। इन प्रजातियों में पोचाट, अयोध्या फेरिना भी शामिल है। गोगाबिल झील बिहार। तो अवस्थिति कटिहार जिला। एक गोकुल आर्द्र भूमि जो उत्तर में महानंदा और कंखर तथा दक्षिण और पूर्व में गंगा के प्रवाह से बनी है। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है ये। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़। तो इसकी अवस्थिति है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में। ये महानदी है उसके ऊपरी जलगिरण में जो जलगिरण क्षेत्र उसमें स्थित एक जलाशय है। इसके विस्तृत खुला जल क्षेत्र में उथले और पोषक तत्वों में समृद्ध पश्च जल वैंक वाटर जैसी विशेषता देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।